Assalamu alaikum, researchers, students. Today the topic of solutions of problems चैनल का आज हमारा टॉपिक है रिसर्च रिव्यू या थीसिस। इन चीज़ों का राइटअप, बेसिकली साइंटिफिक राइटअप, कि आप साइंटिफिक राइटअप किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, आज के टॉपिक के अंदर जो है वो हम इन चीज़ों को नहीं एड्रेस करेंगे कि इनके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब मेन उन पे फोकस नहीं करेंगे क्या कंपोनेंट होते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हम बेसिकली चीज़ों को इस तरह लेकर चलेंगे कि पहले आप लोगों को बेसिक्स से फाइंड करना है कि आप लोगों ने चीज़ें फाइंड किस तरह करनी है, उनको राइटअप किस तरह करना है। सबसे पहले तो कोई भी स्टूडेंट जब भी वो अपने मास्टर्स के अंदर आता है तो उसको एक मतलब कि जो सबसे मेन हर्डल उसके सामने होती है वो रिसर्च होती है। रिसर्च डिज़ाइन करने के बाद जो अगली चीज़ होती है उस रिसर्च का राइटअप होता है। अब राइटअप के अंदर जब आप लोग आ गए हैं और उसको आपने लेकर चल रहे हैं तो उसके अंदर अब हम ये देखते हैं कि आप लोग किस तरह इजी वे के अंदर अपना साइंटिफिक राइटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो साइंटिफिक राइटिंग का सबसे मेन जो टूल है, चीज़ है, वो है गूगल स्कॉलर। हम अभी पहले एक कोई रिसर्च आर्टिकल जो है उसको पकड़ेंगे और उसको देखेंगे। ये गूगल स्कॉलर आपने गूगल पे आपने ऑन किया। अब आपने जिस भी फील्ड के आप हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस भी चीज़ के हैं, और यहाँ पे आपने जो है वो अपना टॉपिक या कोई कीवर्ड डालना है जिससे रिलेटेड आप जो है वो पेपर जो है वो डाउनलोड करें और उसको देखते हुए हम जो है वो साइंटिफिक राइटिंग के बारे के अंदर। अच्छा, यहाँ पर अब हम डालते हैं अपनी क्यूरी बायोलॉजी एजुकेशन। अब आपके पास यहाँ पर जब आपने गूगल स्कॉलर के ऊपर अपनी जो भी कीवर्ड है या जिस भी चीज़ के हवाले से आप जो भी आपको रिसर्च आर्टिकल चाहिए, फॉर एग्जांपल आपकी रिसर्च जो है बायोलॉजी पे है या बायोलॉजी से रिलेटेड आपकी रिसर्च जो है बायोलॉजी के अंदर क्रोमोसोम्स पे है, तो आपको उससे रिलेटेड जो है वो आर्टिकल्स जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जिस भी चीज़ का आप कीवर्ड यहाँ पे डालेंगे। या कोई आपने अगर टॉपिक डालना है पूरा तो आप वो टॉपिक लिखेंगे तो वो रिसर्च आर्टिकल जो है वो यहाँ पर आपके सामने अपेयर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप क्रोमोसोम्स को ही ले लेते हैं और क्रोमोसोम्स इन जीन्स हम अपना जो है वो टॉपिक डालते हैं और यहाँ पर आपका टाइम जो है कि आपने किस ईयर के रिसर्च आर्टिकल टारगेट करने हैं। हम 2020 के जो है ना वो रिसर्च आर्टिकल टारगेट करते हैं। अच्छा, ये आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स जो है वो डिफरेंट आ गए। अब इसके अंदर आपके पास जो अगली चीज़ आएगी, यहाँ पर आपके साइट के ऊपर जिस रिसर्च आर्टिकल के साथ पीडीएफ लिखा होगा वो रिसर्च आर्टिकल आप गूगल स्कॉलर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी एक्सेस आपके पास है। और जिसके साथ पीडीएफ नहीं लिखा होगा तो वो रिसर्च आर्टिकल जो है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि जो रिसर्च आर्टिकल आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते तो उनको क्रैक करने का, उनको डाउनलोड करने का क्या मेथड है। तो ये अब आपके पास डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल आ गया। अब इसके अंदर से पीडीएफ वाला कोई सा भी रिसर्च आर्टिकल जो है वो हम इसको पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पीडीएफ फॉर्म के अंदर रिसर्च आर्टिकल आ जाएगा। ये रिसर्च आर्टिकल हमारे पास डाउनलोड हो गया। अब ये हमारे पास रिसर्च आर्टिकल आ गया। अब आप हर किसी की, हर रिसर्चर की एक विश होती है कि उसका भी रिसर्च आर्टिकल उसके नाम के साथ किसी जर्नल के अंदर पब्लिश हो। ये जर्नल का नाम है बेसिकली जिसके अंदर ये पब्लिश हुआ है, ये आर्टिकल नेम है द फीमेल स्पेसिफिक डब्ल्यू क्रोमोसोम ऑफ बर्ड्स हैव कंजर्व्ड जीन कंटेंट बट आर नॉट फेमिनाइज्ड। अब ये जिसने भी इसके ऊपर काम किया होगा उससे रिलेटेड जो भी उसने चीज़ें हैं, अब हम इनमें में बेसिकली हमने इस आर्टिकल के अंदर ये देखना है कि इन्होंने अपनी रिसर्च किस तरह डिज़ाइन की, किस तरह ये लेकर चले और इन्होंने ये आर्टिकल का राइटअप किस तरह किया। आपका सबसे मोस्ट अपीलिंग चीज़ जो भी आपकी अपनी फील्ड है उसके अंदर आपका रिसर्च का टाइटल होता है कि आप जो आपने रिसर्च आर्टिकल लिखा है, जो आपने रिसर्च की, उसको आप टाइटल को कितना ब्रीफ बनाते हैं, कितना ज़बरदस्त बनाते हैं कि वो मतलब आप एक कतरे के अंदर समंदर को बंद करें कि आपका आर्टिकल का टाइटल पढ़ के ही समझ आ जाए कि आपके आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ मौजूद है।
फिर ये बात की चीज़ें हैं, जब आप रिसर्च आर्टिकल लिख लेते हैं तो यहाँ पर नीचे आपने ऑथर का नाम लिखना होता है। फर्स्ट जो मेन कंट्रीब्यूटर होता है उस ऑथर का नाम पहले आता है, जो सेकंड कंट्रीब्यूट कर रहा होता है उसका दूसरा, और ये दो से ज़्यादा, चार, पाँच, 10 भी हो सकते हैं। फिर इसके साथ जो है उनका डिपार्टमेंट और सब चीज़ें, जो भी जिस तरह भी आर्टिकल जिस जर्नल में पब्लिश हो रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप लोगों ने किस किस तरह अपना जो है वो नाम वगैरह लिख कर भेजना है। तो ये तब की चीज़ें हैं जब आप अपना रिसर्च आर्टिकल पूरा कर लेंगे और उसको आगे जर्नल में पब्लिश होने भेजेंगे। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ रिसर्च आर्टिकल की होती है, जिसको मोस्टली रिसर्चर्स पढ़ते हैं, और जब आप अपना रिसर्च आर्टिकल भी लिखेंगे और जो चीज़ किसी रिसर्च आर्टिकल की पढ़ेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली रिसर्च आर्टिकल के सबसे पहले पोर्शन के अंदर मौजूद होता है, फर्स्ट पेज के ऊपर होता है, लेकिन ये लिखा सबसे एंड के अंदर जाता है। तो हम इसको एंड के अंदर डिस्कस करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट आपने किस तरह लिखना है। कीवर्ड्स, जो भी आपकी चीज़ है, जो आपने टाइटल के अंदर जो चीज़ आपने लिख दी, जो नाम आपने लिख दिया, हमेशा वो आप कीवर्ड्स के अंदर नहीं लिखेंगे। कीवर्ड्स बेसिकली जिस तरह अभी हमने गूगल स्कॉलर के ऊपर एक चीज़ ये रिसर्च आर्टिकल को फाइंड करने के लिए क्रोमोसोम जीन्स की क्वेरी दी थी और हमें उससे रिलेटेड आर्टिकल मिल गए। अब या तो ये नाम इसके रिसर्च आर्टिकल के टाइटल के अंदर मौजूद होगा क्रोमोसोम्स जीन्स, या उसके कीवर्ड्स के अंदर मौजूद होगा। यहाँ पे जिस तरह ये जीन लिखा है, ये क्रोमोसोम लिखा है कीवर्ड्स के अंदर, ताकि आपका रिसर्च आर्टिकल फाइंडिंग उसकी इजी हो जाए जो आप कीवर्ड्स लिखते हैं। और हमेशा कीवर्ड्स वो चीज़ लिखी जाती है, वो वर्ड्स लिखे जाते हैं जो आपके टाइटल के अंदर नहीं होते। अब हम नीचे आ जाते हैं। पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार चीज़ किसी भी रिसर्च आर्टिकल की, वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। अब आप इंट्रोडक्शन को कहानी की सूरत के अंदर लिखते हैं। आप अपने सबसे पहले जो भी आपका रिसर्च टॉपिक होता है, आप उसको थोड़ा सा बताते हैं कि वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो बेसिकली है क्या, और इसके अंदर जो साथ साथ आप चीज़ लिख रहे होते हैं, हर चीज़ का, हर लाइन का आप आगे रेफरेंस दे रहे होते हैं। जिस तरह इन्होंने अपने रिसर्च आर्टिकल का जो फॉर्मेट है इस जर्नल का, वो 1, 2, 3 ये रिसर्च, ये रेफरेंस नंबर हैं। किसने ये जो बात सारी लिखी है उस वन पेपर जो उसने एंड के अंदर, बिल्कुल मैं इस पेपर के एंड पे चला जाता हूँ। इन्होंने ये रेफरेंसेस जो सबसे एंड के अंदर है कि इस रिसर्च आर्टिकल से इन्होंने ये बात जो है वो ली और यहाँ पर अपने इंट्रोडक्शन के अंदर लिखी। इंट्रोडक्शन के अंदर हमेशा वही बातें लिखी जाती है जो ऑलरेडी एड्रेस्ड हो चुकी होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर मौजूद होती हैं। आप लोग उनको अपने रिसर्च आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं और अपनी जो भी मुख्तलिफ पेपर्स को पढ़कर जो आपका टॉपिक है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, उसके अंदर आप यहाँ पर रेफरेंस के साथ वो बात करते आते हैं। ये दूसरी लाइन उन्होंने दूसरे किसी रेफरेंस से ली, फिर तीसरा रेफरेंस, इस तरह कुछ रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं उनका अपना फॉर्मेट होता है। जिन जर्नल्स का जिसके अंदर आप पब्लिश होने अपने रिसर्च आर्टिकल देते हैं, वो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम मांगते हैं, लेकिन कुछ नंबरिंग मांगते हैं, या आप अपने रेफरेंस को अकॉर्डिंग टू जर्नल जिसके अंदर आपने पेपर पब्लिश करना है उसके मुताबिक एंड के अंदर सेट करते हैं। अब इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन आपने किस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं, अब आपने क्रोमोसोम से रिलेटेड ही पेपर लिखना है, तो आप दोबारा जाएंगे, आपने अपना आप इंट्रोडक्शन लिखना है। आपने एक ये पेपर डाउनलोड कर लिया, आप अपनी एक पूरी लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, आप इसी तरह क्रोमोसोम जीन्स या क्रोमोसोम्स, और हमने बर्ड्स का किया था क्रोमोसोम जीन, साथ एक बर्ड्स भी ऐड कर लेते हैं। तो ये नीचे मज़ीद पेपर आ गए द फीमेल्स डब्ल्यू क्रोमोसोम, ये उससे उसी टाइप आपके जो भी आपका टारगेट है रिसर्च का, आप उसके रिलेटेड पेपर्स को क्या करते आएंगे, डाउनलोड करते आएंगे। ये अगला पेपर डाउनलोड कर लिया, इससे अगला पेपर डाउनलोड कर लिया। बिलफर्ज ये वाला पेपर आपका डाउनलोड नहीं होगा जो दूसरे नंबर पे मौजूद था। अब हम इसका साथ तरीका देख लेते हैं कि आपने इस पेपर को डाउनलोड किस तरह करना है। ये पेपर है, अब इधर आपको पीडीएफ के साथ ऑप्शन नहीं आ रही, ये आपका डाउनलोड नहीं होगा। आप साइट के ऊपर एक न्यू टैब ओपन करेंगे और उधर लिखेंगे SCIHUB साइंस हब, और आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद रिमूविंग द बैरियर्स इन द वे ऑफ साइंस, साइंस हब आप ओपन करेंगे। साथ हम
देखते आते हैं कि अब ये डक से रिलेटेड, अब आपके मतलब आपकी जो रिसर्च है उससे रिलेटेड आपने जितने पेपर हैं आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है जिसके अंदर आप अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे, और उस लाइब्रेरी के अंदर क्या है, आप अपने पेपर्स को डाउनलोड करते आ रहे हैं। अब ये साइंस हब के ऊपर अब आपने फॉर एग्जांपल ये वाला जो रिसर्च आर्टिकल था ये आपको पीडीएफ में डाउनलोड नहीं आना, आपने सिंपल इसका यूआरएल कॉपी करना है, साइंस हब की रिसर्च के अंदर जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ से आपने इसको ओपन के लिए कमांड दे देनी है। अब आपने साथ अपना वर्ड खोल लेना है कि जिधर आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना है। बेसिकली सबसे पहले तो आपने अपने रिसर्च से मुतालिक जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं उनको डाउनलोड कर लेना है, और साथ आपने, अच्छा ये अब हमारा वो साइंस हब चल रहा है, और ये अभी हमारा रिसर्च आर्टिकल हमें गूगल स्कॉलर से नहीं खुल रहा था, वो हम साइंस हब से हमने क्या किया, उसको उसका यूआरएल जो है वो यहाँ से कॉपी किया और साइंस हब के अंदर जाकर जो है वो पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है साइंस हब, लेकिन अगर आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो आप लोगों को ये टाइम नहीं लगेगा और ये आपको डाउनलोड हो जाएगा। इसके अंदर आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा, और ये डाउनलोड, इसको एक बार फिर ट्राई करके देखते हैं। ये तो हमको, क्योंकि कुछ रिसर्च आर्टिकल होते हैं वो साइंस हब से भी डाउनलोड नहीं होते, उनका भी मैं आपको मेथड बताऊंगा कि चलें हम कोई और रिसर्च आर्टिकल देखते हैं जो उस वक्त, ये वाला आर्टिकल इस वक्त साइंस हब से, अब ये खोल लेते हैं, इस आर्टिकल को रहने देते हैं। इसका भी तरीका हम निकालेंगे कि इसको हमने किस तरह, अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी पेपर है तो ये आप इधर का कॉपी करें अगले को और इसको पेस्ट करें। देखते हैं ये हमारा साइंस हब में ये आपका रिसर्च आर्टिकल जो है वो साइंस हब के साथ ओपन हो गया। ये पूरा पेपर आपका रिसर्च आर्टिकल साइंस हब ने ओपन कर दिया। अब आप इसको यहाँ से डाउनलोड करें, प्रिंट करें, जिस तरह भी करें। और कुछ रिसर्च आर्टिकल जो साइंस हब डाउनलोड नहीं कर पाता तो फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, आप सिंपल उसका यूआरएल कॉपी करेंगे, फेसबुक पे आप जाकर ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे, रिसर्च एंड आर्टिकल रिलेटेड ग्रुप्स, उसके अंदर पेस्ट करेंगे और वहाँ पर आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ये वाला रिसर्च आर्टिकल चाहिए, तो आप लोगों को वो रिसर्च आर्टिकल इनबॉक्स कर देंगे। तो साइंस हब से मोस्टली 95% आपको पेपर मिल जाते हैं। अब आपने क्या किया, अपनी लाइब्रेरी बना ली, लाइब्रेरी के अंदर अब आप अपना साथ जो है वो पेपर लिखते आ रहे हैं। अब आपने ये पेपर आपने डाउनलोड कर लिया, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है। अब ये वाला पेपर आपने डाउनलोड कर लिया और इसको आपने ओपन भी कर लिया, इसको ओपन कर लिया, और ये आपके टॉपिक से रिलेटेड पेपर था। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन, इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है, और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर से जो भी आपने इसकी बात आपको अच्छी लगती है कि आपके आपसे आपकी रिसर्च से रिलेटेड इसके अंदर कोई रेलिवेंट मवाद मौजूद है, कोई चीज़ मौजूद है, आपने वो बात को इधर से कॉपी करना है और अपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABC, हमें ये बात वहाँ से मिली है, और XYZ हमें बात वहाँ से मिली है। उसके बाद आप इसका नंबर जो है आपने इधर रेफरेंस नंबर दे दिया 1, यह आपका पहला पेपर हो गया, और इधर से आपने ये वाली बात ली और यह अपनी लाइब्रेरी के अंदर सेव कर दिया। अब इसको आपने जो एंड के अंदर जो आपको हम अपना पेपर मॉडल पेपर जिसको हम फॉलो कर रहे थे, इसके एंड पे जो आपको एक ऑर्गेनाइज रेफरेंस मिल रहे हैं कि आपने यहाँ पे 1 तो दे दिया, ऑर्गेनाइज रेफरेंसेस आपने किस तरह इन सबको ऑर्गेनाइज करना है वो आप लोग, एक सॉफ्टवेयर है एंड नोट, उस एंड नोट के ज़रिए आप अपने तमाम रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मज़ीद बनाएंगे कि आप ये किस तरह अपने रेफरेंस, आपके पास जो रिसर्च आर्टिकल जिधर से आपने रेफरेंस लिया वो लाइब्रेरी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है, जिसको आप ऑलरेडी साथ डाउनलोड करते आ रहे हैं, सेव करते आ रहे हैं। इस तरह आप अपना स्टोरी लाइन के अंदर आप अपना इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट करेंगे। देखें आप इसको साथ आपके रेफरेंसेस इंट्रोडक्शन के अंदर हर बात के हर चीज़ के मौजूद हैं, जिसको आप साथ साथ लिखते आएंगे। फिर आपका मटेरियल एंड मेथड, जो दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी वो एड्रेस्ड है या नहीं है, अगर एड्रेस्ड है तो किसने एड्रेस किया है,
वो रेफरेंस यहाँ पे आ गया। अगर आपका फॉर एग्जांपल 8 रेफरेंस ऊपर मौजूद है, वही मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप सिंपल यहाँ पे वही 8 रेफरेंस दोबारा कोट कर देंगे। और 39 पेपर जिसका आपने रेफरेंस दिया था उसने भी वही मटेरियल यूज़ किया, वो कोट कर देंगे। आप इस तरह मटेरियल एंड मेथड अपना कि जिनको आपने फॉलो किया उनके देखते हुए मटेरियल एंड मेथड में एज़ कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन आपको रेफरेंसेस कम मिलेंगे, क्योंकि ये वो सारा काम है जो आपने किया है। और आप सारा अपना जो है वो रिसर्च इसके अंदर लिखेंगे, आपने किस तरह रिसर्च डिज़ाइन की, किस जगह पे आपने रिसर्च की, कैसे आपने की, और क्या क्या इक्विपमेंट आपने यूज़ किए, वो सारी चीज़ें आप इधर अपना इसके अंदर मटेरियल एंड मेथड के मज़ीद आप जो है वो चीज़ें बनाकर वो कंप्लीट करेंगे उसके सेक्शंस बनाकर। अब यहाँ पे आपने मटेरियल बता दिया, मेथड बता दिया, हमने ये स्टेप्स किए और ये सारा काम किया जितना आप रिसर्च के अरसे के अंदर करते हैं। या आपने ख़ुद लिखना होता है, अपनी वर्डिंग के अंदर लिखना होता है, लेकिन आप जब इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आ जाती है कि आपने किस तरह और किस साइंटिफिक वे के अंदर अपना मटेरियल एंड मेथड जो है वो लिखना है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ आ जाती है फिर इनकी रिज़ल्ट। अब आपने मटेरियल एंड मेथड किया, फिर एंड के अंदर उसकी डाटा कलेक्शन किया, रिज़ल्ट के अंदर कोई आपको रेफरेंस बहुत कम मिलेगा, तकरीबन ना होने के बराबर। तो आप उसके बाद अपना जो है वो रिज़ल्ट्स लिखेंगे कि आपको ये डाटा था और आपने उसको इस तरह एनालाइज़ किया, आपका ये रिज़ल्ट आया। उसकी बेस के ऊपर आप उसके चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, कोई क्या कहते हैं ग्राफ्स बना सकते हैं, और फिर आप उसकी बेस के ऊपर अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट करेंगे। ये इसने अपने रिज़ल्ट्स जो हैं वो इस पेपर के अंदर उनकी प्रेजेंटेशन की हुई है डिफरेंट चार्ट्स बना के, और ये डिफरेंट इसको डेंडोग्राम बोलते हैं, डेंडोग्राम बना के इन्होंने अपनी जो है वो रिज़ल्ट्स प्रेजेंट किए और आपको इसके अंदर रेफरेंसेस बहुत कम नज़र आ रहे होंगे। ये ग्राफ्स आ गए हैं, जो उनका डाटा है उसकी बेस के ऊपर इन्होंने रिज़ल्ट के जो है वो ग्राफ्स बनाए और वो अपना डाटा और अपना रिज़ल्ट जो है उसे प्रेजेंट किया हुआ है। ये मैप्स आ गए नीचे। फिर इन रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर डिस्कशन के अंदर फिर आपका जो रेफरेंस है वो दोबारा यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं कि आपका रिज़ल्ट ये आया। अब आप डिस्कस कर रहे हैं कि 39 पेपर के रिज़ल्ट ये आए थे, मेरे रिज़ल्ट ये आए हैं, और एज़ कम्पेयर टू डैट पेपर या दोज रिसर्चर्स मेरा रिज़ल्ट इतना वेरी कर रहा है और उसकी रीज़न फिर आप नीचे बताते हैं कि अगर वेरी कर रहा है तो ये हो सकती है, उसके मुताबिक आप नीचे रेफरेंसेस देते हैं। अगर तो उसके मुताबिक आपका बिल्कुल जो आप जिसको फॉलो कर रहे थे वैसे रिज़ल्ट आया, तो तब भी आप उसको अपने रिज़ल्ट को बेसिकली डिस्कशन के अंदर जस्टिफाई करना होता है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट आया है वो ठीक है या नहीं। तो आप प्रीवियस पेपर का साथ रेफरेंस देते हैं और बताते हैं कि इन रिसर्च आर्टिकल की बेस के ऊपर जो मेरी डिस्कशन है वो मेरे रिज़ल्ट जो हैं वो ठीक हैं। इसमें कम मगर वैलिड रेफरेंसेस देने होते हैं जिसके साथ आप अपने रिज़ल्ट्स को डिस्कस करते हैं और साथ आप बताते हैं कि आपका रिज़ल्ट इस तरह करके ठीक है। फिर ये आपका रिसर्च आर्टिकल यहाँ पर, इसके बाद कुछ जर्नल्स जो हैं वो कंक्लूजन की भी डिमांड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी थीसिस के अंदर कंक्लूजन की डिमांड करती हैं, तो कंक्लूजन भी आप दे सकते हैं। कंक्लूजन मोर और लेस सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब हम चलते हैं पहले पेज के ऊपर एब्स्ट्रैक्ट पे, उसको हमने कहा था सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली रेफरेंस के अंदर नहीं, पास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ एक आपका एक पैराग्राफ है 200 से 300 वर्ड का, और जिसके अंदर आप बताते हैं कि आपने इस रिसर्च के थोड़ा सा इसकी कुछ लाइनों के अंदर इंपॉर्टेंस बताते हैं अपने रिज़ल्ट की। फिर उसके बाद आप अपना मेथड बताते हैं थोड़ा बहुत कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, और ज़्यादातर आप इसके अंदर अपनी डिस्कशन रिज़ल्ट्स उनको आप बताते हैं कि ये आपका मेथड था, ये आपकी रिसर्च है और आपने इस रिसर्च का ये रिज़ल्ट आया, और एंड के अंदर उसकी कंक्लूजन। तो आपने 200 से 300 वर्ड के अंदर अपनी पूरी रिसर्च को इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर बंद करना होता है, ताकि जिस तरह आप लोग भी जब अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप सबसे पहले टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। अगर आपको रिसर्च आर्टिकल मज़े का लगता है तो आप नीचे जाते हैं और मज़ीद उस रिसर्च आर्टिकल को डिग आउट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट आपका मोस्ट अपीलिंग होना चाहिए। इसके अंदर आप रेफरेंसेस नहीं देते हैं, इसमें आपने जो अपनी रिसर्च की होती है उससे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सारी आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर लिखते हैं, और सबसे लास्ट के अंदर लिखा जाता है अपनी डिस्कशन के बाद,
और जब आप अपनी डिस्कशन, इंट्रोडक्शन, मटेरियल एंड मेथड लिख लेते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट आपके लिए लिखना बहुत आसान हो जाता है, और आपको तब अपनी रिसर्च पे, अपने आर्टिकल पे, अपने कंटेंट पे फुली कमांड होती है, बशर्त ये कि वो आपने ख़ुद लिखा हो। तो उसके बाद आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना इशू नहीं रहता, फिर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। अब एंड के अंदर बिल्कुल इसके आप अपना रेफरेंसेस देते हैं। रेफरेंसेस के लिए मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया एंड नोट, उसके ट्यूटोरियल्स जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, उसके ट्यूटोरियल्स देखें। जो आपने अपने रेफरेंसेस की लाइब्रेरी बनाई थी, एक फ़ोल्डर बनाया था, किस तरह एंड नोट के अंदर वो प्लेस करने हैं और किस तरह आप लोगों ने उसको ये एंड के अंदर रेफरेंसेस देना। तो 68 रेफरेंसेस के साथ इन्होंने अपना ये रिसर्च आर्टिकल लिखा हुआ है, कम्प्रीहेंसिव रिसर्च आर्टिकल, जो एक अच्छे जर्नल के अंदर पब्लिश हुआ हुआ है। हम इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी देख लेते हैं कि जब आप लोग इस आर्टिकल को, इस जो है अपना वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों की ये एक असाइनमेंट है कि आप लोगों को इम्पैक्ट फैक्टर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट फैक्टर। तो ये जीन जर्नल, आई थिंक यही जर्नल है एल्सेवियर का जीन, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी हम ये साथ आ जाता है। इम्पैक्ट फैक्टर 2.9 जो है वो इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये आप लोगों का एक असाइनमेंट है कि आप लोगों को, जब आप रिसर्चर बन रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, और आपके इम्पैक्ट फैक्टर से आपकी जो है जो रिसर्च है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है, इनोवेटिव लगी है, कोई इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मज़ीद वीडियो के लिए जो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हमारे चैनल के नीचे कमेंट के अंदर वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।